Good morning student. So today we are going to start a new topic on BSc इलेक्ट्रॉनिक BSc सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये टॉपिक आपका ट्रांजिस्टर के अंदर ही है, यूनिट 3 से है, जिसके अंदर हम बाइसीकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो टाइम की बचत करने के लिए पहले मैंने सारा डायग्राम वगैरह लिख दिया है। मैं बता दूंगा आपको परीक्षा में इसमें से क्या क्या करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये मेरा एक कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर दर्शाया गया है। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है सही से। हाँ, सब कुछ ठीक है। तो देखो, ट्रांजिस्टर है हमारा, कॉमन एमीटर है, कॉन्फ़िगरेशन कौन सा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है? CE कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इसका एमीटर टर्मिनल तुम्हारा बेस के साथ, मतलब निवेश में भी तथा निर्गम में भी कॉमन है, इसीलिए इसको हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए हमारे पास ये VDB एक बैटरी है तथा एक बैटरी हमारी VCC लगाई गई है। इन बैटरी के द्वारा होता क्या है बच्चों, हम ट्रांजिस्टर की जो आपका आधार तथा उत्सर्जक संधि, यहाँ बेस तथा एमीटर, इस संधि को हम अग्र बायस फॉरवर्ड बायस में रखते हैं तथा बेस तथा संग्राहक संधि को हम पश्च दिश बायस रखते हैं। मतलब बेस करेक्टर संधि को रिवर्स बायस, बेस एमीटर संधि को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं हम लोग इन बैटरी की सहायता से। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, अगर आप लोग इसका निर्गम कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, निर्गम अभिलाक्षण अगर आप खींचे तो आप लोगों को ऐसा कर्व मिलता है। ठीक है, इसके अंदर हमारा इस अक्ष पे क्या होता है, IC धारा IC का VCE के साथ परिवर्तन जब हम खींचते हैं तो हमें ऐसा ग्राफ मिलता है। और उसमें 3 स्थान होते हैं, एक सक्रिय क्षेत्र होता है जिसको एक्टिव रीजन कहते हैं, दूसरा हमारा संतृप्त क्षेत्र होता है सैचुरेशन रीजन, और एक नीचे का कट ऑफ रीजन होता है। इसमें से हम सक्रिय क्षेत्र को ही चुनते हैं एम्प्लीफिकेशन के लिए। ट्रांजिस्टर का प्रयोग एक एम्पलीफायर के रूप में करने के लिए सक्रिय क्षेत्र को चुनते हैं। उसका आंसर भी अभी आपको यहाँ मिल जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, देखो इससे पहले मैं ये बताने से पहले एक हम लोड लाइन और खींचते हैं। लोड लाइन क्या होती है, देखो अगर तुम इसके आउटपुट के ऊपर KVL लगाओ, किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाओ, तो यहाँ धारा देखिए IC बह रही है, तो इसको लगाओगे किरचॉफ का वोल्टेज नियम, तो VCC माइनस ICRC माइनस VCE इक्वेशन बराबर 0 होगा। उसको करोगे तो तुम्हें ये इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन से हम जब VCE का मान कितना हो, जब VCE का मान 0 हो, उस क्षण तुम्हारा IC का मान कितना होगा, VCC बटे RL। मतलब जब VCE 0 यहाँ पर, उस क्षण IC का मान कितना होगा, VCC बटे RL। तो ये पॉइंट इसी IC अक्ष के ऊपर कहीं लाई करेगा। सपोज ये पॉइंट यहाँ है, इसका मान कितना होगा, VCC बटे RL। दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे हम? दूसरा पॉइंट देखिए, अगर IC 0 हो इस इक्वेशन में, IC 0 हो, तो जब IC 0 हो तब आपका VCE का मान कितना होगा, VCC, जो मैंने यहाँ लिखा है। तो ये 2 पॉइंट बन गए और 2 पॉइंट को मिला के हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, इसको DC लोड लाइन कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं अगला अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज इसका बारे में हम यूज है इसका, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब ये DC लोड लाइन इन निर्गम अभिलाक्षण वक्रों को काटती है तो कुछ पॉइंट बनाती है, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे ये पॉइंट बने, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये सारे बिंदु क्या कहलाते हैं, प्रचालन बिंदु कहते हैं। इनमें से वे बिंदु जो सक्रिय क्षेत्र में होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रचालन बिंदु, ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब इन सभी बिंदुओं में से ट्रांजिस्टर का प्रयोग एक प्रवर्धक के रूप में उस बिंदु के लिए किया जा सकता है जो इस सक्रिय क्षेत्र के मध्य में हो। क्यों हो, देखो ऐसा, मानो मैंने ये बिंदु ले लिया, ये सक्रिय क्षेत्र के मध्य में है, इसके लिए एक फिक्स IC की वैल्यू होगी। यहाँ सपोज मैंने ये वैल्यू रखी 30 मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर है। ठीक है, 30 मिली एम्पियर, और ये IC
कब मिल रही है? जब तुम्हारी आईबी का मान कितना होता है? 20 माइक्रो एम्पियर। और इस आईसी के संगत तुम्हारा एक वीसीई का कुछ मान होगा। देखो अब बच्चों जब सक्रिय क्षेत्र में ऑपरेट होता है तो तुम्हारा आईसी बराबर क्या होता है? बीटा इंटू आईबी, ये रिलेशन होता है। ठीक है, जहां बीटा क्या है? धारा लाभ। कौन से कॉन्फ़िगरेशन में? सी कॉन्फ़िगरेशन में। तो अगर आईबी के मान में परिवर्तन हो तो तुम्हारी आईसी का मान बदलेगा। आईबी क्या है बच्चों? तुम्हारी निवेशी धारा। देखो ट्रांजिस्टर में निवेश कहां से आ रहा है? इस आईबी से। अगर तुम इस आईबी को बदलो तो ये इक्वेशन क्या बोलती है कि तुम्हारा धारा आईसी का मान बदल जाएगा। इधर से आईसी का मान बदलेगा। तो देखो जब मैंने बोला मैं आईबी बदलता हूं, यहां से 20 से मैं आईबी 30 कर देता हूं, तो देखो आईबी के लिए इसको 30 किया मैंने, आईबी मेरी बढ़ी और ये बढ़ के हो गई 30 के बाद ये वापस 20 हुई। इस पूरी जो डॉट डॉट लाइन है उस पर इसका मान 20 है। इसमें मैंने ये डॉट डॉट करके एक क्या किया है? तो इस पे पूरी लाइन पे कितना है? आईबी का मान 20 है। तो ये आईबी बढ़ती गई और कहां तक पहुंची? 30 ऊपर तक, ये डॉट डॉट लाइन तक जाएगा ये ग्राफ ऐसे डॉट डॉट लाइन तक। ठीक है, डॉट डॉट लाइन तक है। फिर आईबी का मान वापस 20 हुआ और फिर घटता हुआ कहां तक आ गया? आईबी का मान 10, ये 10 की लाइन 10 तक आया। फिर वापस से बढ़ा और वापस से हो गया। तो एक पूरा साइकिल आईबी ने कंप्लीट किया। एसी सिग्नल ऐसा ही होता है हमारा, एसी पहले पॉजिटिव होती है फिर एसी नेगेटिव होती है। और हमारा ट्रांजिस्टर करता क्या प्रवर्धक में? एसी सिग्नल का ही एम्प्लीफिकेशन करता है। तो ये एक एसी सिग्नल हमारा इनपुट में आया जो आईबी के साथ जुड़ा, जिसने आईबी के मान को परिवर्तन किया। इस परिवर्तन के कारण से तुम्हारा आईसी में क्या परिवर्तन हुआ? देखो जब प्रारंभ में आईबी तुम्हारी 20 थी तो तुम्हारी आईसी का मान कितना था? 30। जैसे जैसे आईबी बढ़ी तो तुम्हारी आईसी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन कहती है हमारी। तो आईसी का मान बढ़ेगा, बढ़ता गया यहां तक बढ़ा। फिर जब आईबी घटी तो ये भी घटी, इस प्रकार ये घटी। तो परंतु इस प्रोसेस के अंदर हमारा करंट का एम्प्लीफिकेशन हो गया, करंट सिग्नल का। कैसे हुआ बच्चों? देखो ये एम्पलीट्यूड कितना है तुम्हारा? ये है 10 माइक्रो, 10 माइक्रो का परिवर्तन है। कैसे? क्योंकि 20 माइक्रो माइनस 10, 30 माइक्रो, 10 का परिवर्तन। और इधर कितना है? ये भी 10 माइक्रो का परिवर्तन है। परंतु तुम्हारी आईसी की यूनिट क्या है? मिली एम्पियर। ये कितना परिवर्तन है? 10 मिली एम्पियर। अब देखो 1 मिली में कितने माइक्रो होते हैं? 1000। तो ये 10,000 इसकी तुलना में कितना बढ़ गया? देखो इसकी तुलना में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो माइक्रो में है, ये मिली में है। इसमें 10 माइक्रो का चेंज हुआ, यहाँ पर 10 मिली का चेंज हो रहा है। तो बहुत टाइम इसने ऐसे परिवर्तित कर दिया। परंतु देखो जो शेप यहाँ साइनोसॉइडल इधर थी, निवेश में हमने आईबी की रखी, वही निर्गत में हमारी आईसी की रही, वो भी साइनो शेप में ही रही। ये कब होता है? जब तुम्हारा क्यू पॉइंट मध्य में होता है। परंतु अगर बच्चों ये क्यू पॉइंट तुम्हारा मध्य में नहीं होता और मध्य में न होकर यहां होता, सपोज करो ये क्यू पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट यहां होता, तो तुम्हारी लाइन कैसे खींचती? इसके लिए, ठीक है, ऐसे। तो आईबी मान लो मेरी बढ़ के 40 ले रहा हूं। अभी मैं आईबी स्टार्टिंग कहां से लिया? 40। पहले आईबी यहां पर कितने लिया था? 20। मान लो 20 लिया था और यहां गई थी। अभी मैं आईबी कितना ले रहा हूं? 40 से बढ़ी और बढ़ के कहां गई? 50 के बाद फिर घटी और फिर ये फिर से वही चैन का चेंज लिया है। परंतु अब एक चीज देखिए बच्चों, यहां से ये जो इस हिस्से से और इसके इस हिस्से से ये 3 हिस्से बनेंगे तुम्हारा इसका। तो तुम्हारी जो आईसी में परिवर्तन होगा, देखो आईसी तुम्हारी जब आईबी बढ़ रही है तो बढ़ेगी। परंतु ये जैसे इतना हिस्सा बाहर निकला, ये सक्रिय क्षेत्र को छोड़ के किस में चला गया? सैचुरेशन रीजन में चला गया। तो सैचुरेशन रीजन में तुम्हारी धारा आईसी
आईबी पर निर्भर नहीं करती, वो किस पर निर्भर करती है इस रीजन में, वीसीई पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसलिए शुरू में तो तुम्हारी इस जब यहां से आईबी बढ़ना चालू हुई, बढ़ती गई, तब शुरू में तुम्हारी आईसी बढ़ी, फिर ऐसे हो गई ये क्रॉस और नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये इसके बाद ये बाहर निकल गया। किस में निकल गया, ये सैचुरेशन रीजन में निकल गया है, सैचुरेशन में निकल गया। ठीक है, तो ये ऐसा फिगर हो गया इसका। ठीक है, ऐसा यहाँ। उसके बाद जब ये वापस से एक्टिव में आया तो इसका फिगर फिर से ये घटेगी और फिर ये डाउन साइड में पूरा, देखो नीचे की साइड में पूरा का पूरा एक्टिव रीजन में है, तो ग्राफ तुम्हारा ऐसा। अब देखो बच्चों, तुमने सिग्नल साइन का दिया और मिला कैसे, ऐसे ऊपर का कटा हुआ हिस्सा। ये कटा हुआ का मतलब क्या हुआ, फिजिकल मीनिंग से अगर तुम समझो, अगर मान लो तुम बोल रहे हो माइक में और तुम्हें एम्पलीफाई करके भेजना है, तो होगा क्या, उसमें तुम्हारी जब बोलते हो तो तुम्हारी एक फ्रीक्वेंसी होती है टाइम के साथ परिवर्तन की। अगर वो एम्पलीफायर उस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दे तो एक नॉइस आती है, जैसे साउंड आती है, कुछ कर करके आवाज आती है, वो अलग फ्रीक्वेंसी होगी। तो मतलब जो तुम इनपुट में दे रहे हो वैसा तुम्हें आउटपुट में नहीं मिला, तो हमें परिवर्तन का कोई फायदा नहीं हुआ। हमने तो जो इनपुट दिया वही आउटपुट मिले, तभी हमें परिवर्तन का फायदा होता है। तो ये सारा खेल किस पे डिपेंड कर रहा है, इस क्यू बिंदु पर। अब ये क्यू बिंदु की स्थिति सक्रिय क्षेत्र में कैसे हो, इसका निर्धारण तुम्हारा कौन करेगा, ये दो बैटरियां करती है, वीबीबी और एक तुम्हारी वीसीसी और एक ये प्रतिरोध और कुछ अन्य सर्किट होते हैं। तो वायसीकरण कहते क्या है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा और मैं बताऊंगा। इस निवेश परिपथ में अगर तुम ये लगाओ किरचॉफ का वोल्टेज लो यहां से इस सर्किट के अंदर, तो तुम्हारा आईपी क्या आएगा, देखो आईबी इंटू आरबी माइनस वीबीई, सॉरी आईबी इंटू आरबी प्लस वीबीई माइनस वीबीबी, ऐसे करके लगाओगे तो तुम्हारा आईपी का मान फाइनल तुम निकालोगे तो ये आएगा वीबीबी। मैं एक स्टेप पहले लिख देता हूं, अपॉन आरबी, ये चीज आएगा। ठीक है, इससे इस मान आरबी का वैल्यू चेंज कर करके तुम धारा आईपी का मान अलग अलग प्राप्त कर सकते हो। जब तुम्हें एक बार धारा आईपी मिल जाएगी तो उस आईपी के संगत तुम आईसी निकाल सकते हो, तथा उस आईसी की वैल्यू यहां रखकर तुम वीसीई निकाल सकते हो और फिर तुम्हें ये पॉइंट क्यू मिल जाएगा। इस प्रकार से तुम ये क्यू पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हो और तुम चेक कर सकते हो कि ये क्यू पॉइंट हमारा सक्रिय क्षेत्र में आ रहा है, कट ऑफ में आ रहा है, मतलब अंतक क्षेत्र कट ऑफ, या सैचुरेशन रीजन संतृप्त क्षेत्र में आ रहा है, किस में आ रहा है, ये तुम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद तो मतलब तुम्हारा देखो ये करने में आईपी किस पर निर्भर करेगी, तुम्हारी बैटरी वीबीबी तथा आरबी पे, है ना, और आईसी तुम्हारी किस पर निर्भर करती है, आईसी तुम्हारी किस पर निर्भर करती है, एक धारा आईबी पर, और वीसीई किस पर निर्भर करता है, धारा आईसी तथा बैटरी वीसीसी। तो मतलब ये दो बैटरी लगाकर, ये प्रतिरोध लगाकर हम इस ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट फिक्स कर सकते हैं। तो ये जो करने की प्रक्रिया है, ये बैटरी और इनको अरेंज करने की प्रक्रिया है, इसी को तुम लोग क्या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वायसीकरण कहते हैं। ठीक है, तो वायसीकरण अब परीक्षा में क्या लिखना है, देखो परीक्षा में तुम्हें ये डायग्राम नहीं बनाना, ना ही ये डायग्राम बनाना है, ना ये इक्वेशन लिखनी है वायसीकरण में, ये कुछ नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझने के लिए था। परीक्षा में जो लिखना है वो ये है, क्या है, ट्रांजिस्टर के प्राचालन बिंदु Q की स्थिति को सक्रिय क्षेत्र के मध्य में रखने के लिए एक दिष्ट शक्ति प्रदायक की सहायता से आधार उत्सर्जक संधि को अग्र तथा संग्राहक आधार संधि को पश्च बायस रखे जाने की व्यवस्था को ट्रांजिस्टर का वायसीकरण कहते हैं। ये होता है तुम्हारा वायसीकरण की परिभाषा। ठीक है, इसमें मैंने देखो एक चीज लिखी, एक दिष्ट शक्ति। चित्र में हमने दो दिखाई है, एक वीसीसी एक वीबीबी,
परंतु प्रैक्टिकल का अगर तुम डायग्राम देखोगे तो वहां पर हम एक बैटरी को ही 2 बैटरी में कन्वर्ट करके लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक दृष्ट शक्ति प्रदायक का यूज किया है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन तो बच्चों छोटी सी थी, उसको रटने से कोई काम नहीं चलने वाला हमारा, हमें उसका कॉन्सेप्ट समझना होता है। कॉन्सेप्ट अगर तुम समझोगे तो वो लंबे समय तक याद रहेगी कि इस लाइन में जो चीज मैंने लिखी है वही चीज मैंने तुम्हें अभी इतनी देर तक समझाई थी। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा दृष्ट बायसीकरण। अब हम पढ़ेंगे आगे बायसीकरण की आवश्यकता। ये आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों बायस करना पड़ रहा है किसी चीज को। कुछ हद तक तो मैंने बता दिया कि यहाँ मध्य में रखना पड़ रहा है, चलो एक बार फिक्स कर दिया, उसके बाद क्या ये फिक्स रहेगा क्यू पॉइंट या नहीं रहता, वो हम अभी पढ़ते हैं अगले टॉपिक में हमारे।